हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी में पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं विशेषताएं। इसके पहले हम लोगों ने संविधान का निर्माण कर चुका है, उसके बाद आज हम लोग विशेषता उसका देखने आए हैं अध्याय 3 में। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान, ये जितने भी दिए हैं एक एक सारे को ही डिस्कस करते हैं हम लोग। और फ्रेंड जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। भारत का संविधान अब तक किसी भी देश में बना सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो क्या है भारत का संविधान? भारत का संविधान अब तक किसी भी देश में बना सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह अनेक दृष्टियों से एक अनोखा संविधान है। ये क्या है? अनेक दृष्टियों से ये अनोखा संविधान है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के अन्य देशों से उधार लिए गए हैं, फिर भी यह विश्व के अन्य संविधान से अलग पहचान बनी है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और सबसे लंबे लिखित संविधान, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्या देखते हैं हम लोग? चलिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सबसे लंबी लिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या है? भारत का संविधान विश्व का क्या बोला जा रहा है? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित और बहुत ही व्यापक दस्तावेज है। इसमें अनेक ऐसे विषय को सम्मिलित किए गए हैं जो प्रशासनिक कार्यवाही की विषय वस्तु हो सकते हैं। मूल संविधान 1949 में एक प्रस्तावना जिसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्ष 1951 से हुई विभिन्न संशोधनों के द्वारा लगभग 20 अनुच्छेद और क भाग 7 को हटा दिया गया तथा करीब 95 अनुच्छेद 4 भागों और ब्रैकेट 4 को मूल कर्तव्य है कितना? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 14 को अधिकरण अब क्या है यहाँ पे? अधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ। उसके बाद मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे 14 को जो है ना, अधिकरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 के द्वारा इसको संशोधित किया गया। उसके बाद 9 को इसको क्या है? नगरपालिका 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद क्या है? तो ये हो गया 9 खो सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा तथा 4 अनुसूचियों 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। अतः वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना लगभग 470 अनुच्छेद संख्यांक 395 ही 25 भाग संख्यांक 22
22 ही और 12 अनुसूचियां हैं। अब क्या है, तो भारत के संविधान को व्यापक व विस्तृत बनाने की प्रमुख वजह निम्न है। तो क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 एक विस्तृत कानून था जिसके जिसके काफ़ी बड़े हिस्से संविधान में ज्यों के त्यों सम्मिलित कर दिए लिया गया। भारत के भौगोलिक आकार, इसकी जटिलताओं और विविधताओं के कारण हर वर्गों के लिए विशेष उपबंध कराया। भारत के संविधान में संघ व राज्य के लिए एकल संविधान जम्मू यहाँ पे कश्मीर होगा, मश्मीर कर दिया है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान में कोई विवाद वो कठिनाई रह जाए, जिसके निराकरण के लिए भविष्य में विधान बनाना पड़ा। अब हम लोग क्या देखते हैं, नोट में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसके कारण इसका अपना संविधान था। वर्ष 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय संविधान की जटिलता के कारण सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। विभिन्न स्रोतों के द्वारा लिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में घरेलू और बाहरी तत्वों के प्रभाव को सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया। संविधान का लगभग 2/3 भाग ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था, अध्यादेश, कैग मतलब CAG, राज्यपाल, आपात, उपबंध और कतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्रमशः नीति निर्देश को कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देश को लिया गया है अमेरिका से तत्व क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। संविधान के राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब क्या है नोट क्या कह रही है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के करीब 250 उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब क्या है, संविधान के निर्माण में अनेक देशों के उपादान प्रावधान भी ग्रहण किए गए, जिसे निम्न तालिका में समझ सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोत का विवरण।
तब क्या देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया है। ब्रिटेन देश क्या है हमारा, ये ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। तो ब्रिटेन के संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन और राष्ट्रपति वो महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारा कहाँ से लिया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सब कहाँ से लिया गया है, ये सब लिया गया आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद अब देखते हैं क्या हम लोग कनाडा का संविधान, इंडिया ने लिया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया है, संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, सशक्त केंद्र के साथ संसदीय व्यवस्था, शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय और निर्णय केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अब देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया से क्या है, तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी, वाइमर का संविधान, यहाँ से क्या लिया गया है, तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। चलिए फ्रांस चलते हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब देखते हैं जापान से क्या लिया गया है। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। अब पूर्व सोवियत संघ से क्या ली गई है, तो मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। अब नोट देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया। भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से उपादान प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। अब क्या है,
कठोरता, अनम्य और चचीलेपन नम्य का संबंध, समनम्य। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। कैसा होता है? ये कठोर संविधान होता है और लचीला संविधान होता है। कठोर अनम्य संविधान। कठोर संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान। अब क्या है? लचीला, नम्य संविधान। लचीला संविधान वह कहलाता है जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं हो तथा साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे ब्रिटेन का संविधान। अब देखते हैं भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। भारत ने कौन सा रास्ता अपनाया? तो इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। अतः भारतीय संविधान ना तो अत्यधिक कठोर और न ही अत्यधिक लचीला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका भारत का संविधान कैसा है? तो यहाँ पर में यही होगा कि भारत का जो संविधान जो है ना ही वो कठोर है और ना ही वो अत्यधिक लचीला है, वो बीच का है। ना ही कठोर है और ना ही लचीला है, ऐसा है हमारा भारत का संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 386 में दो तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो विशेष बहुमत मतलब संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत। इसके अतिरिक्त संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जीएसटी इत्यादि। उसके बाद इसके अलावा कुछ विषयों में तो संसद साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकती है। जैसे नए राज्य के निर्वाचन, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान इत्यादि। अब क्या है नोट में? क्या है नोट? सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर जबकि केसी हुलर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है। अब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ है कि भारतीय का बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या
या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं, अपितु भारत की जनता में निहित है। अब हम लोग देखते हैं क्या, लोकतंत्रात्मक राज्य। लोकतंत्रात्मक राज्य। भारत एक तंत्रात्मक राज्य है। भारत क्या है, तो एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में सत्ता जनता में निहित है। क्या है, तो भारत में जो है ना सत्ता किस में है, तो जनता में निहित है, और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का समान अधिकार है जो जनता का स्वामी ना होकर जनता का सेवक हो। गणराज्य। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। भारत क्या है, तो भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट, गणराज्य से आशय है कि देश के मतलब गणराज्य से क्या ये होता है, तो देश के सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं। किसके लिए होते हैं, सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं, अर्थात देश का सर्वोच्च पद भी सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी जॉब को जो है ना सामान्य नागरिक भी अभी कर सकते हैं, आईएएस हो, कोई भी सरकारी नौकरी कर सकता है, यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट होता है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी अध्यक्ष वंशानुगत राजा ना होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च अधिकार जो है ना अध्यक्ष वंशानुगत राजा ना होकर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कि बोला जाता है राजा का बच्चा ही राजा होगा, अब उस वंशानुगत मतलब वंशावली जो चलते रहता है वो नहीं होगा। यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर मैं ऐसा बन सकता है जो कि भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है यहाँ पे। फिर अब क्या देखते हैं हम लोग, पंथनिरपेक्ष राज्य। तो पंथनिरपेक्ष राज्य से आशय है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। मतलब राज्य की दृष्टि में जो है ना सारे धर्म जो है ना समान है, और राज्य के द्वारा सभी धर्मावलंबियों के साथ समान आचरण किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में भारत को स्पष्ट रूप से पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मूल अधिकार के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य धर्म जाति लिंग या इनमें से किसी आधार पर अपने नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा।
संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। इसमें संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के संघ शब्द के महत्व को समझाते हुए कहा कि इसके अंतर्गत दो चीजें सम्मिलित हैं, जैसे भारतीय संघ विभिन्न इकाइयों के मध्य एक समझौते का परिमाण नहीं है। किसी भी इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। नोट: भारतीय संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब क्या देखते हैं? अब चलिए हम लोग चलते हैं संसद प्रणाली को देखने के लिए। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय प्रणाली ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मंत्रियों के समूह के द्वारा सरकार चलाई जाती है और सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। भारतीय संविधान अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसका विश्वास खो देने पर यह कायम नहीं रहती। अब देखते हैं हम लोग संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रावधान अध्यक्ष होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वो मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान अध्यक्ष होते हैं। संसदीय संप्रभुता तथा न्यायपालिका सर्वोच्चता में समन्वय। इसको भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन के समान एवं न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका के समान के बीच मध्यम मार्ग को अपनाया गया है।
संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का सर्वाधिक महत्व होता है। न्यायालय संसद के द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेश का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबद्धों के विरुद्ध तो नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियों या आदेशों को न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दी जाती है। इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ना तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुत्व और न ही अमेरिका के संविधान न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बल्कि दोनों के बीच समन्वय प्रणाली को अपनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक निष्पक्ष एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान करता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। तो चलिए खड़ा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हो गया सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए अब देखते हैं। तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्यवस्था और संरक्षण के अतिरिक्त नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी देता है। अतः इसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती और न ही न्यायाधीशों के आचरण पर विधायिका में चर्चा की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। अब देखते हैं क्या एकल नागरिकता। संघात्मक संविधान में सामान्यतः दोहरी नागरिकता पहली संघ की और दूसरी राज्यों की होती है, जैसे कि अमेरिकी संविधान में है। किंतु संविधान निर्माताओं ने एक एकीकृत भारतीय संधुत्व तथा एक
एक अखंड राज्य एक अखंड राज्य का निर्माण करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संघीय संरचना होने के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। अब देखते हैं हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें देश का प्रावधान जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अर्थात देश के सभी नागरिकों को अपनाना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है। संविधान निर्माताओं के द्वारा एक व्यक्ति एक वोट की पद्धति को अपनाते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीयों को बिना किसी भेदभाव धर्म जाति लिंग साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर के मतदान का समान अधिकार प्राप्त हो। संविधान लागू होने के समय मतदान करने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया। अब देखते हैं क्या मौलिक अधिकार को यहाँ फिगर के द्वारा थ्रू समझाया गया है। मूल अधिकार हमारा क्या क्या है, तो क्या यहाँ पर में से हो गया समता का अधिकार। ये क्या है? समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, ये मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी क्या है? हमारा मूल अधिकार है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में सभी नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरस्त किए जाने के बाद नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राष्ट्र के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुविधा प्रदान करती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिशेष अधिकार परीक्षा वो उत्प्रेरण जैसी सीट जारी कर सकता है।
इसके अतिरिक्त संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को समाप्त किया या कटौती भी की सकती है। समाप्त या कटौती की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर इन्हें स्थगित किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्या मूल कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 को शामिल किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। तो 86 मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अब क्या देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना